हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल स्पेस मिशंस, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस या अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, इसमें जो हम सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसको 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर के कंडक्ट किया था। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन जो है वो 5 स्पेस एजेंसियों द्वारा मिलकर के तैयार किया गया है, जिसके अंदर कौन कौन सी एजेंसी शामिल हैं। तो एक है नासा यूएसए की, रॉसकॉस्मोस रशिया की, और जाक्सा जापान की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की। ठीक है, तो इन पांच एजेंसियों द्वारा मिलकर के इसे तैयार किया गया है। फिर ये है क्या, तो देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एक स्पेस के अंदर एक ऐसा स्टेशन है जो निवास की सुविधा प्रदान करता है मानव को। ठीक है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ह्यूमंस को। अब निवास की सुविधा से क्या मतलब है, क्या मतलब पार्टी का मन हुआ, चलो चलो आज तो स्पेस के अंदर पार्टी करके आते हैं और आप वहां जाकर के रहने लग जाओ, 2 दिन पार्टी करके आओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो निवास की सुविधा किस पर्पस के लिए प्रदान करता है या इसका क्या रोल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, तो ये देखो, ये लेबोरेटरी के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में, ऑब्जर्वेटरी के रूप में, वेधशाला के रूप में वहां पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि वहां पर रह करके मनुष्य या वैज्ञानिक जो है वो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन जो है वो ले सकते हैं और साथ ही साथ में डेटा गैदर कर सकते हैं। ठीक है, और एक और रोल जो या एक और भूमिका जो अदा करता है वो है सपोर्ट स्टेशन के रूप में, कि कुछ जो डीप स्पेस मिशंस हैं, जो गहरे अंतरिक्ष के अंदर मिशन कंडक्ट किए जाते हैं, वो पहले आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जुड़ते हैं, वहां पर थोड़े दिन वो वैज्ञानिक वहां पर रहते हैं और उसके बाद में आगे अपनी फर्दर जर्नी जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो ये एक ऐसा स्पेस के अंदर एक ऐसा स्टेशन है जो ह्यूमंस को रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्पेस में। पर किस पर्पज से, वो इस पर्पज से कि एज ए लेबोरेटरी, एज ए ऑब्जर्वेटरी एंड एज ए सपोर्ट स्टेशन। ठीक है, चलिए अब इसका पिक्चर देखते हैं। देखो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, ये इसके सोलर पैनल्स हैं, इसका आकार जो है वो सॉकर फील्ड के लगभग होता है, फुटबॉल के मैदान के बराबर इसका आकार होता है, बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, ये इसके सोलर पैनल्स हैं बड़े बड़े, जिनके थ्रू ये सोलर रेडिएशन के द्वारा अपनी एनर्जी जो है उसे जनरेट करता है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको जो ये कैप्सूल दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़े कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर लेबोरेटरीज और जो नॉर्मल रूम्स हैं आपके साइंटिस्ट और के, वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये एक पिक्चर है, ये दूसरी पिक्चर है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, फुटबॉल के मैदान के आकार की होती है, इसीलिए इसको स्पेस डेब्रीज या अंतरिक्ष मलबे से बहुत ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसे 1998 के अंदर लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो 1998 के अंदर। ठीक है, और सन 2000 से यहाँ पर मनुष्य जो है वो रह रहा है, यानी कि वैज्ञानिक जो है यहाँ पर सन 2000 से रह रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं और डेटा गैदर कर रहे हैं। ठीक है, और इसको कहाँ पर प्रक्षेपित किया गया है, तो इसको अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 400 से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको लॉन्च किया गया है, जहां पर ये पृथ्वी के बाहर रिवॉल्व करता रहता है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड क्या है, तो इसका रेवोल्यूशन पीरियड 92 मिनट्स है, और अगर आप इसका रेवोल्यूशन पीरियड 92 मिनट्स है तो उसके अकॉर्डिंगली ये दिन में पृथ्वी के लगभग कितने चक्कर लगा लेगा, तो ये लगभग 15 और 15 से थोड़े ज्यादा चक्कर जो है वो पृथ्वी के लगा लेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये इसको पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसे नंगी आंखों से आप पृथ्वी से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, फुटबॉल के मैदान के बराबर, सॉकर फील्ड के बराबर इसका साइज है लगभग। ठीक है, तो इसको पृथ्वी से देखा जा सकता है। नॉर्मली बादल होते हैं, ठीक है, डस्ट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, इस कारण से नहीं देखा जा सकता, बट अदरवाइज जो है इसे अगर एटमॉस्फेयर क्लीन है तो फिर इसको देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ब्राइट भी है, तो आपको आराम से जो है ये अलग से चमकता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके 2 सेगमेंट है, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से इसके 2 भाग, तो पहला भाग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट। ठीक है, ऑर्बिटल सेगमेंट, तो एक पोर्शन तो इसका ये हो गया, और दूसरा जो है वो है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट। यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 2 हिस्से हैं, एक तो यूएसए का और एक दूसरा है रशिया का। ठीक है,
या सोवियत संघ का आप कह सकते हो। देखो ये चीज क्यों है, ये इसलिए देखो कि जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक बहुत शीत युद्ध चला था, ठीक है, कोल्ड वॉर चला था, और उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चली थी हर उस टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर जो दिखावे की टेक्नोलॉजी है, जैसे स्पेस डिफेंस जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए, ठीक है, स्पेस के अंदर बड़े बड़े मिशन जो है वो लॉन्च किए गए। तो यहाँ पर हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका एक गुट बन गया, और रशिया या यूएसएसआर अपने आप में अलग एक गुट बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए और इसके साथ के जो अलाई कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें कह सकते हैं, उनके पास सिमिलर टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, और रशिया कह सकते हो या यूएसएसआर कह सकते हो, इसने एक अलग प्रकार की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और दोनों ही स्पेस के फील्ड के अंदर बहुत अच्छे महारथी बनकर के निकले, ठीक है। पर जब जॉइंट वेंचर या जॉइंट प्रोजेक्ट करने की बात आई तो देखो इस यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी स्पेस के अंदर बहुत एडवांस था, तो साथ ही साथ में रशिया भी बहुत एडवांस था, ठीक है। तो दोनों ने अपनी टेक्नोलॉजी या आप कह सकते हो जो एक्सपर्टीज हैं इन दोनों को यूज किया, लेकिन अब बात दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि दोनों की चीजें या सिस्टम जो है वो अलग अलग तरीके से काम करते थे, ठीक है। तो क्योंकि आपने बाकी सारी चीजें जॉइंटली डेवलप कर ली, लेकिन कुछ चीजें जो है जो आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं जो आकर के स्पेस स्टेशन से अटैच होंगे, डॉकिंग करेंगे, तो वो स्पेस स्टेशन के साथ में, क्योंकि लॉन्च व्हीकल अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, अलग सिस्टम्स हैं उनके, टोटली कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो इसलिए इनको दो सेगमेंट के अंदर बांटना पड़ा कि एक जगह ऐसी जहां पर यूएसए और उसके जो अलाई कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो आकर के अटैच हो सकें, और दूसरा वो पोर्शन या वो सेगमेंट जहां पर रशियन जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो आकर के अटैच हो सकें, ठीक है। इसीलिए इसके दो सेगमेंट हैं या दो हिस्से हैं, पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट और दूसरा है आपका रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट, ठीक है। इस प्रकार से ये था आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए अब अपन अगली बात करते हैं कि चाइना ने भी अपना एक स्पेस स्टेशन जो है उसे डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है, तिएंगोंग, ठीक है। तो तिएंगोंग फर्स्ट और सेकंड ये क्या है, तो ये चाइनीज स्पेस स्टेशन हैं। पहले तिएंगोंग फर्स्ट जो है उसे लॉन्च किया गया था और वो सर्टेन टाइम तक उसने अपना काम किया, उसके बाद में उसको रिटायर कर दिया गया, और उसके बाद में 2018 के अंदर तिएंगोंग सेकंड जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज को देखना कि चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री है हाईली एडवांस कंट्रीज में से जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बैन किया गया था, ठीक है, क्योंकि चाइना अपनी अलग ही पीपड़ी बजा रहा था, ठीक है, और इसके बहुत ही हॉस्टाइल नेचर थे। आज भी आप देख रहे हैं कि यूएसए को धीरे धीरे अब जाकर ये पता चल रहा है कि चाइना ने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है डिफेंस के क्षेत्र के अंदर या स्पेस के क्षेत्र के अंदर, और भी दूसरे आप ये कह सकते हो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिनके पेटेंट हासिल किए जा रहे हैं या किए जाने हैं, वो साइबर अटैक द्वारा या साइबर तरीकों से चाइना कब से ही चुराता आ रहा है, ठीक है। तो चाइना के हॉस्टाइल नेचर को देखते हुए उस और साथ ही साथ में उसके बहुत ही एम्बिशियस जो प्रोग्राम्स थे उनको देखते हुए इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उससे बैन कर दिया गया था, और चाइना ने जो खुद का डेवलप किया वो क्या कहलाता है, तिएंगोंग, ठीक है। चलिए उसके बाद में इंडिया भी खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो डेवलप करना चाह रहा है। हालांकि ये देखना भाई, चाइना का जो स्पेस स्टेशन है और जो इंडिया का स्पेस स्टेशन है ये साइज के अंदर उतने बड़े नहीं होंगे जितने कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितना बड़ा है, और साथ ही उतने ज्यादा एडवांस या उतनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, बट अपने आप में ये एक माइलस्टोन है, भले इंडिया के लिए भी बात करें या चाइना के लिए भी बात करें, ठीक है। चलिए तो इंडियन स्पेस स्टेशन की बात करते हैं। देखो ये फ्यूचर के अंदर लॉन्च किया जाएगा, हमारी भविष्य की योजना है ये, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इसको कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, तो इसे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में ही आईएसएस था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लगभग उसी के आसपास 300 से 400 किलोमीटर के बीच में ही इंडियन स्पेस स्टेशन को भी लॉन्च किया जाएगा। और इसका वेट कितना होगा, तो इसका भार लगभग 20 टन के आसपास होगा, ठीक है। ये उसकी तुलना में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में बहुत ही छोटा, ठीक है, और बहुत ही हल्का है कंपैरेटिवली। फिर इसका यूज क्या होगा, तो इसका यूज होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ठीक है। और एक्सपेक्टेड लॉन्च क्या है इसका, तो इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च 2030 है। इसको 2030 तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। एक्चुअली पहले गगनयान जो है उसको हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर लें उस मिशन को, उसके बाद में जो है हम इस पर प्रॉपर्ली फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेस स्टेशन जो है वो कंप्लीट हुए। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में हम देखते हैं, बस उनका नाम
और वो मिशन कौन सी एजेंसी द्वारा कंडक्ट किए गए और उनका क्या पर्पस था, किस प्लैनेट के लिए या किस पर्पस से उनको लॉन्च किया गया था। तो बेसिक कुछ छोटा मोटा आपको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले है आपका कौन सा मिशन, तो लूना मिशन। ये यूएसएसआर का था, ठीक है। यूएसएसआर की एजेंसी का क्या नाम है, या रशिया की एजेंसी का क्या नाम है, तो रॉसकॉस्मोस। तो लूना जो है रॉसकॉस्मोस का मिशन था, किसके लिए, तो मून के लिए, ठीक है। और उसके जस्ट बाद में अपोलो मिशन शुरू किए थे यूएसए ने। यूएसए की एजेंसी का नाम क्या है, तो नासा, ठीक है। तो नासा द्वारा अपोलो मिशन शुरू किए गए, ये भी किसके लिए थे, ये मून के लिए थे, चंद्रमा के लिए। उसके बाद अगला है आपका वाइकिंग। वाइकिंग जो मिशन है वो भी नासा के थे, और ये किसके लिए थे, तो ये था मार्स के लिए, ठीक है। वाइकिंग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप कह सकते हो, फार जो नॉर्दर्न है नॉर्थ सी की तरफ, वहां पर जो नोमैडिक प्रजातियां कुछ पाई जाती थी उन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो वाइकिंग किसके लिए है, तो ये मार्स के लिए है। उसके बाद में अगला है आपके वाइगर। वाइगर ये भी नासा का मिशन है, और ये किसके लिए, तो ये आउटर प्लैनेट्स के लिए। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, सौर मंडल में जो आउटर प्लैनेट्स हैं अंदर की तरफ, कौन कौन से आ गए, बुध ग्रह आ गया, मरकरी, वीनस आ गया, शुक्र ग्रह, फिर अर्थ आ गई, उसके बाद में मार्स आ गया, मंगल, ठीक है। इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। और इसके बाद के जो हैं, जो जुपिटर हो गया आपके, बृहस्पति, और फिर हो गया आपके सैटर्न, शनि, यूरेनस, ठीक है, अरुण, और नेपच्यून, वरुण। तो ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, बाहर की तरफ के जो ग्रह हैं, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला जो मिशन है वो है आपका मैगेलन। मैगेलन मिशन भी किसका है, नासा का है। और ये किसके लिए है, तो ये वीनस के लिए है। वीनस बोले तो शुक्र ग्रह, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका कैसिनी हुगेन्स। ये किसका है, तो ये नासा का और ईएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों की संयुक्त परियोजना थी। और ये किसके लिए था, तो ये था सैटर्न के लिए, और उसके मून टाइटन के लिए। शनि जो है उसके लिए, और शनि का एक उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह, वैसे ही शनि का एक उपग्रह है टाइटन, और जो पृथ्वी से बहुत ज्यादा समानता रखता है। आप बहुत सारी पुरानी जो हॉलीवुड मूवीज हैं स्पेस पर बेस्ड जो हैं, उनके अंदर आप टाइटन का जिक्र देखोगे, ठीक है। टाइटन जो है उसको बहुत ज्यादा अर्थ के सिमिलर माना जाता है, आकार के अंदर भी है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें सिमिलर है। तो उसकी स्टडी जो है, उसके लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है वो है हायाबुसा। हायाबुसा नाम अपने आप में बता रहा है, हायाबुसा बाइक आती है, ठीक है, वो जापानीज ये बाइक है। तो हायाबुसा जो है ये भी जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापानीज स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये किसके लिए है, इसका क्या पर्पस था, तो इसका पर्पस था एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, उनकी स्टडी करने के लिए। उसके बाद में अगला मिशन जो है वो है मैसेंजर। अपन ने पहले बात करी थी फ्लाई बाय मिशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो मैसेंजर मिशन है ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए, मरकरी के लिए, बुध ग्रह की स्टडी के लिए। उसके बाद अगला मिशन है डीप इम्पैक्ट। ये भी नासा का मिशन है, और ये किसके लिए है, ये कॉमेट के लिए है। कॉमेट बोले तो धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु के अध्ययन के लिए। चलिए और देखते हैं हम। अगले मिशन है आपके न्यू होराइजन। तो जो न्यू होराइजन मिशन है ये भी नासा का है, और ये है प्लूटो के लिए। उसके बाद में प्लूटो बोले तो यम, ठीक है, जो ड्वार्फ प्लैनेट है। अब अगला मिशन है जूनो। ये भी नासा का मिशन है, और ये है जुपिटर के लिए। जुपिटर बोले तो बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद है क्यूरोसिटी रोवर। रोवर अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्यूरोसिटी का भी नाम पहले आ चुका है। तो क्यूरोसिटी रोवर जो है ये भी नासा का मिशन था, ये था मार्स के लिए, मंगल ग्रह के लिए। मैविन ये मिशन भी नासा का था, और यह भी मंगल ग्रह के लिए था, मार्स के लिए। उसके बाद इनसाइट लैंडर, ये भी अपन पहले बात कर चुके हैं, ये भी नासा का मिशन है, और किसके लिए था, ये भी मंगल ग्रह के लिए था। उसके बाद अगला है पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। प्रोब मैंने आपको बताया था, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, ऐसा डिवाइस, ऐसी मशीन जो किसी चीज के बारे में अनुसंधान करती हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हो, उस मशीन को क्या कहा जाता है, तो प्रोब, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब नासा का ही एक मिशन है, किसके लिए, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है आपका चैंग मिशन। चैंग मिशन जो है नाम अपने आप में बता रहा होगा, ये चाइनीज नेम लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो चैंग ई जो है ये चाइना का मिशन है, किसके लिए, तो मून के लिए, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, चैंग का मतलब जो होता है, चैंग एक्चुअली चाइनीज लैंग्वेज के अंदर या चाइनीज मैथोलॉजी के अंदर जो चंद्रमा की देवी है उसका नाम है। जैसे हमारा चंद्रमा का मिशन क्या कहलाता है, चंद्रयान, ठीक है, नाम अपने आप में बता रहा है। तो उसी प्रकार से चाइनीज नेम है जिसमें चैंग का मतलब होता है चंद्रमा की देवी, ठीक है। तो चैंग ई मिशन जो है ये चाइना का है, मून के लिए। अब देखो आगे जो भी आपको ये अगले जो मिशन देखने को मिलेंगे,
इन पे मैंने स्टार लगा रखा है। तो ये जो स्टार वाले हैं ये फ्यूचर के मिशन हैं जिन्हें आगे प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। जैसे होप प्रोब, ये क्या है, ये यूएई का मिशन है, ठीक है। जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है उनमें पहला आपका इंटरप्लैनेटरी मिशन है और ये यूएई द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। किसके लिए ये, तो ये मंगल ग्रह के लिए है, मार्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए उसके अगला है आपका आर्टेमिस प्रोग्राम, ये किसका है, तो ये भी है नासा का। और ये क्या है, तो ये मैंड मिशन है मून के लिए, ठीक है। नासा ने प्लान किया है कि अपोलो प्रोग्राम के बाद में अब वापस से चंद्रमा पर जो है मनुष्य को भेजा जाएगा, ठीक है। और नासा की प्लानिंग ये है कि इस बार जैसे पहला व्यक्ति या आप कह सकते हो पहला आदमी, पुरुष जो था चंद्रमा पर कदम रखने वाला, वो भी अमेरिकन था, ठीक है, नासा द्वारा ही भेजा गया था। अब अमेरिका या नासा ये चाह रहा है कि जो चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली महिला हो, ठीक है, वो भी कौन हो, तो वो भी नासा के थ्रू ही जाए, ठीक है। तो उसी के लिए ये मैंड मिशन जो है वो प्लान किए गए हैं। उसके बाद में अगला है आपका एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट, ये किसका मिशन है, तो ये भी नासा का है। और ये किसके लिए है, तो ये एस्ट्रॉइड्स के लिए है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा 2020 थोड़ा अजीब सा ही साल जा रहा है, इसके अंदर आपने कई बार न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि कभी कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है, कोई एस्ट्रॉइड अर्थ के पास से गुजर रहा है, कोई कॉमेट जो है धूमकेतु वो पृथ्वी के पास से गुजर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जो हैं छोटे बड़े आप कैसे भी कह सकते हो, उनसे पृथ्वी को हमेशा छोटा मोटा खतरा बना रहता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक हमेशा से इस चीज़ को स्टडी करते आए हैं कि इन केस अगर ऐसी कोई इमरजेंसी या ऐसे कोई इवेंट देखने को मिले जिसके अंदर कोई एस्ट्रॉइड बहुत ही घातक तरीके से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा हो, तो उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लान किया गया है कि अलग अलग तरीके से उस एस्ट्रॉइड को न्यूक्स द्वारा, न्यूक्लियर बॉम्ब द्वारा या मिसाइल्स द्वारा या किसी काइनेटिक इम्पैक्ट द्वारा उसे तोड़ दिया जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो उसी के लिए या फिर उसके रास्ते को बदल दिया जाए, कोई चीज़ उससे जाके टकराए या फिर उस पर किसी इस प्रकार का विस्फोट किया जाए, एक्सप्लोजन किया जाए कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, वो डिफ्लेक्ट हो जाए अपने पाथ से और वो पृथ्वी की तरफ ना बढ़ते हुए या पृथ्वी से टकराने के बजाय वो पृथ्वी के पास से होकर के गुजर जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो मिशन लॉन्च किया गया है वो क्या है या लॉन्च किया जाएगा वो कौन सा है, तो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो मिशन है वो है एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट, ये भी नासा का ही मिशन है। और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस, इसका नाम अपने आप में बता रहा है कि एटमॉस्फेरिक वेव्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करना, जो वायुमंडल की ऊपरी परतें हैं वहां पर किस प्रकार से वायु जो है उसका संचलन होता है, किस प्रकार से वेरियस जो लेयर्स हैं प्रेशर डिफरेंस के कारण फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन करना इस मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट मिशन थे जिनके बारे में हमने छोटी मोटी बात करी, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं एक एक करके, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो मिशन हैं उनको थोड़ा ब्रीफली देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। ये टेलीस्कोप क्या है, तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हबल स्पेस टेलीस्कोप नाम की एक टेलीस्कोप थी, दूरदर्शी। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो देखो हबल जो है वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एरविन पी हबल, उन्हीं के नाम पे इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। इसे कब लॉन्च किया गया, तो इसे 1988 में नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, आज से लगभग 32 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये क्या है, तो ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, अंतरिक्ष वेधशाला है, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, उनको ऑब्जर्व करने का काम करती है। वहां से जो भी डेटा मिलता है उसको गैदर करती है और आगे ग्राउंड जो स्टेशन है पृथ्वी पर उस तक आगे उसको पास ऑन कर देती है, ठीक है। तो ये थी हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप का अंतरिक्ष के अध्ययन में आज तक के मानव इतिहास में अभूतपूर्व योगदान रहा है, ठीक है। हबल टेलीस्कोप ने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स या बहुत बड़ी बड़ी जो गुत्थियां हैं स्पेस की उनको सुलझाने में मदद करी है। अब हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किए हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो अब हमारे को उसको रिप्लेस करना है, उसको रिटायर करने का समय आ गया है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सी टेलीस्कोप लॉन्च की जा रही है, वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये क्या है, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की सक्सेसर है, यानी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए या उसको रिटायर किया जाएगा और उसकी जगह उसका स्थान कौन लेगी, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप लेगी, ठीक है। तो ये आगे प्रक्षेपित अभी की जाएगी, लॉन्च की जाएगी। चलिए ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये है आपकी हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। आपको इसको दिख रहा होगा, ये टेलीस्कोप के रूप में ही है, ठीक है। अब इसको रिटायर किया जा रहा है
उसकी जगह पर हम किसको लॉन्च करेंगे, तो वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, ये इसका मॉडल डायग्राम है, ये अभी तक बनाई अंडर प्रोसेस है, इसको लॉन्च बाद में किया जाएगा। इस प्रकार की कुछ होगी जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ठीक है, अब इवेंट होराइजन जो टेलीस्कोप है इसको समझने से पहले हमारे को दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, और उनमें क्या क्या है, उनके अंदर आता है आपका ब्लैक होल और इवेंट होराइजन। कि ब्लैक होल क्या है और इवेंट होराइजन क्या है, इन दो चीजों को अपन समझते हैं। देखो होता क्या है, देखो कि कोई भी तारा, स्टार जो होता है, जैसे सूर्य जो है वो भी एक तारा है। ठीक है, तो कोई भी स्टार जो है जब उसकी डेथ नजदीक आती है तो धीरे धीरे उसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। देखो ये एक नॉर्मल स्टार या सूर्य कह लो आप, ठीक है, उसका साइज होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, ठीक है, वो अपने डेथ के नजदीक पहुंचता जाता है, वैसे वैसे उसके आकार में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, उसका जो साइज है वो बड़ा होता रहता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। जब उसकी डेथ बिल्कुल नजदीक आ जाती है, देखो तारे भी मरते हैं। ठीक है, जब उसकी डेथ नजदीक आ जाती है तो वो अपने आकार से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये अगर पहले उसका साइज ये था तो उसके बाद में वो लगभग इतना बड़ा हो जाता है। हमारा सूर्य जब अपने मृत्यु की तरफ बढ़ेगा या लगभग जब उसका खात्मा होगा, तब तक उसका आकार इतना बड़ा हो चुका होगा, जिसे रेड जाइंट कहा जाएगा, वो इतना बड़ा हो चुका होगा उसका आकार कि जो पृथ्वी है वो उसके अंदर समा चुकी होगी। पृथ्वी अभी कितने डिस्टेंस पर है सूर्य से, समझ रहे हो आप चीज को, लेकिन उसका आकार इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी तक का जो एरिया है वो कवर कर लेगा, पृथ्वी उसके अंदर समा जाएगी। ये हालांकि बिलियन वर्षों बाद में होगी ये घटना, लेकिन इस तरीके से काम करती है ये चीजें। ठीक है, तो तारे का आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर क्या होता है, तो ये अपना पूरा का पूरा मास जो है, ठीक है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो एनर्जी एक बर्स्ट फॉर्म के अंदर, एक शॉक वेव के रूप के अंदर अंतरिक्ष में, स्पेस के अंदर फैल जाती है। ठीक है, और लास्ट में आपको सिर्फ मिलता है यहाँ पर बहुत ही डेंस, बहुत ही संघनित मास यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान पूरा का पूरा यहाँ रह जाएगा, बाकी सारी चीजें जो है वो एनर्जी के फॉर्म के अंदर पूरे स्पेस में फैल जाएगी। कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में साइंस के अंदर एनर्जी और मास का इंटर कन्वर्जन। ठीक है, कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो द्रव्यमान है सूर्य का, मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एनर्जी पूरे के पूरे स्पेस में डिस्पर्स कर दी जाएगी शॉक वेव के रूप में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लास्ट के अंदर जो बचेगा वो सिर्फ इतना सा क्षेत्र बचेगा, पूरा का पूरा जो सूर्य का द्रव्यमान जो बाकी बच गया है, जो ऊर्जा के रूप में बाहर नहीं निकला है, वो यहाँ पर संघनित होकर के, केंद्रित होकर के, सेंट्रलाइज होकर के रह जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका इतना बड़ा जो सूर्य था वो अब एक पॉइंट पर आकर के, एक छोटी सी जगह पर आकर के पूरा का पूरा संघनित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब देखना कि जब वो द्रव्यमान किसी बिंदु पर आकर के पूरा का पूरा संघनित हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, अगर वो जो द्रव्यमान था इस विस्फोट से पहले, उस तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से, अगर वो सन के मास से 1.45 टाइम्स से ज्यादा था, ठीक है, अगर इससे ज्यादा था वो द्रव्यमान, तो वो तारा कन्वर्ट हो जाए, अपनी मृत्यु के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक होल के अंदर। समझ रहे हो चीज को, ठीक है, कि अगर उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.45 गुना ज्यादा था या उससे भी ज्यादा था, तो वो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिजिट है ये कहलाती है चंद्रशेखर लिमिट। ये इंडियन ओरिजिन के एक यूएस के साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने इस लिमिट के बारे में, इस सीमा के बारे में बताया था। इसे कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, चलिए तो आपको पता चल गया कि ब्लैक होल कैसे बनता है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज की। ये ब्लैक होल जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, देखो ब्लैक होल जो होता है, अपने बात करी कि उसके अंदर बहुत सारा द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु पर आकर के सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, संघनित हो जाता है। ठीक है, अगर आप पृथ्वी का जो पूरा द्रव्यमान है, पूरी पृथ्वी है, अगर उसको आप 1 बाई 1 के इस क्यूब के अंदर, एक 1 बाई 1 के एक घन के अंदर लाकर के इस पूरे द्रव्यमान को, पृथ्वी के द्रव्यमान को संघनित कर दो इस इतनी सी चीज के अंदर,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इतना ज्यादा द्रव्यमान, इतना ज्यादा मास इतनी सी जगह पर, इतनी सी जगह पर आकर के संघनित हो गया है, तो इस कारण से इसका द्रव्यमान घनत्व, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगी। आप लगभग ये कह सकते हो कि इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो इसका मास था वो एक पॉइंट पे आकर के सेंट्रलाइज्ड हो गया है, एक पॉइंट पे आकर के इतना द्रव्यमान। तो क्या हो गया, इसकी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट हो गई। और क्योंकि इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो गई तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है, आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, कि हर द्रव्यमान जो है मास उसका अपना कुछ गुरुत्वीय त्वरण होता है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसके कारण वो दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा उसका मास होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर उसका द्रव्यमान जो है, मास इनफाइनाइट तक पहुंच रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट तक पहुंच रही है, तो इस कारण से क्या होगा, इस कारण से इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके आसपास से कोई भी चीज यदि गुजर रही होगी, ब्लैक होल के आसपास से गुजर रही होगी, तो क्या होगी, वो चीज उसी के अंदर खींची चली आएगी, उसी की तरफ खींची चली आएगी, ठीक है। अब देखना इस चीज को कि इस कारण से होगा क्या कि बड़े से बड़े द्रव्यमान, सामान्य द्रव्यमान से लेकर के छोटे छोटे कण जो भी उस ब्लैक होल के आसपास से गुजरेंगे, उसके प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, वो सब के सब ब्लैक होल की तरफ खींचे चले आएंगे। यहाँ तक कि ब्लैक होल को ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है कि यदि उसके पास से लाइट गुजर रही है, ठीक है, प्रकाश भी गुजर रहा है, तो प्रकाश भी उसके ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं पाता है, प्रकाश भी उसकी तरफ बैंड हो जाता है। आपको पता होगा, प्रकाश या लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो लीनियर प्रोपगेशन शो करती है, ऋजुरेखीय संचरण की, सीधी सीधी चलती है प्रकाश की किरणें, वो बेंड नहीं होती हैं। लेकिन एक इकलौती चीज जो आज तक वैज्ञानिकों को सरप्राइज कर रही है, उसको समझने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्लैक होल है कि जहां पर जाकर के लाइट भी बेंड हो जाती है, जो प्रकाश है वो अपना रास्ता बदल देता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इसके पास से ऐसे गुजर रही थी, ऐसे गुजर जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि वो ब्लैक होल जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि वो इसकी तरफ खींची चली आएगी, समझ रहे हो चीज को, और इसकी तरफ खींची चली आएगी और थोड़े टाइम बाद में वो इसी में समा जाएगी। और इसी प्रकार से खूब सारी जो प्रकाश की जो किरणें होगी, ठीक है, वो भी इसी के अंदर समाती जाएंगी, और इस प्रकार से जो भी प्रकाश इसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए भी चीज को। तो अब सारा का सारा प्रकाश जो है वो इसके अंदर समा गया, प्रकाश जो है इसको छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। अब अगर प्रकाश इसको छोड़ करके बाहर जा नहीं सकता या इससे परावर्तित होकर के आ नहीं सकता, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ सकता, तो हमको इसका कलर नहीं पता चलता है कि ब्लैक होल दिखता कैसे, हमारे को पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे को किसी भी चीज का कलर कैसे पता चलता है कि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आती है उससे, ठीक है, पर क्योंकि यहाँ से कोई प्रकाश बाहर निकल ही नहीं रहा, तो आपकी आंखों तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, आपकी आंखों तक कुछ नहीं पहुंचेगा, तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक वॉइड, एक काले रंग का बस एक धब्बा दिखाई देगा, ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ब्लैक होल। तो अब आप इस चीज के कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि ब्लैक होल बनता कैसे है, उसको ब्लैक होल कहते क्यों है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा क्यों होता है, उसकी डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है इस कारण से, ठीक है। चलिए, तो ये आपको चीजें कुछ पता चली। अब अपन बात करते हैं इवेंट होराइजन की। इवेंट होराइजन क्या होता है, देखो इवेंट होराइजन एक, यहां पर इस चित्र के अंदर आप देखना कि आपको ये बीच में ब्लैक होल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपको ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ से लाइट भी पास नहीं हो रही है, लाइट भी आप तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन होता क्या है कि जो प्रकाश इसके पास से गुजर रहा था वो इसकी तरफ बेंड हो जाता है, वो इसकी तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, और जब वो मुड़ता है तो उसके बाद में वो कुछ इस प्रकार से, अभी अपन ने बात की थी, वो कुछ इस प्रकार से घूम जाता है और उसके बाद में इसके अंदर समा जाता है। तो यहाँ पर खूब सारी प्रकाश की जो किरणें जो आसपास से इसके गुजर रही थी, ठीक है, वो सारी की सारी लाइट जो है वो बैंड होकर के आएगी और इस प्रकार से इसके बाहर
यहाँ पर आप ये जो हिस्सा देख रहे हो, जो इसका चमकीला हिस्सा है बाहर का, तो ये चमकीला क्यों है? अंदर वाला बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है, पर ये चमकीला क्यों है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें पास से गुजर रही थी वो बैंड होकर के इसके यहाँ पर आ गई, ठीक है। इस कारण से ब्लैक होल बीच में आपको पूरी तरीके से ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन इसके बाहर जो आपको एक रिंग नुमा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, चमकीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो कहलाता है इवेंट होराइजन, ठीक है। देखो ब्लैक होल जो है उसकी क्योंकि डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, तो उससे कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती, इवन लाइट बाहर नहीं आ सकती, तो हम उसको आज तक स्टडी नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये जो इवेंट होराइजन है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कभी कभी कोई किरण कोई वेव्स जो हैं या रेडिएशन जो हैं वो हम तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमारे को ब्लैक होल के बारे में भी छोटा मोटा पता चलता रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो पोर्शन है, जो चमकीला पोर्शन आपको रिंग नुमा इसके बाहर बाहर ब्लैक होल के दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इवेंट होराइजन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं EHT के बारे में कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है। तो देखो अभी अपन ने बात करी, सबसे पहले इसके अंदर अपन ये समझेंगे कि इवेंट होराइजन क्या है। तो इवेंट होराइजन क्या है? तो इवेंट होराइजन सराउंडिंग पोर्शन है एक ब्लैक होल का, ठीक है। ब्लैक होल के बाहर बाहर का परितः एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है। कैसा क्षेत्र है कि वो इतना पावरफुल होता है, उसकी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट होती है, इस कारण से वो इतना पावरफुल होता है कि उसके आसपास से या उसके वहाँ से कोई भी चीज़ जो है उसके ग्रेविटेशनल पुल से, गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती है। इवन प्रकाश जो है वो भी प्रभावित हो जाता है, वो भी बेंड हो जाता है। समझ रहे हो चीज़ को? वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका इवेंट होराइजन। तो ब्लैक होल के परितः वह क्षेत्र जिसके गुरुत्वाकर्षण से कोई भी वस्तु प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, इवन प्रकाश भी नहीं रह सकता, ठीक है, वो कहलाता है आपका इवेंट होराइजन। अब हम बात करते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के बारे में। तो EHT क्या है? तो EHT एक ऐसी स्पेस टेलीस्कोप है, एक ऐसी टेलीस्कोप है जिसको नासा ने स्पेस को स्टडी करने के लिए स्टैब्लिश किया है। कब स्टैब्लिश किया? तो 2006 के अंदर, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? टू स्टडी एंड ऑब्जर्व ब्लैक होल्स, कि ब्लैक होल्स का अध्ययन करना, उनको ऑब्जर्व करना, और साथ ही साथ में इवेंट होराइजन जो है उसका भी अध्ययन करना। तो EHT क्या है? EHT 2006 में नासा द्वारा स्थापित की गई एक ऐसी स्पेस टेलीस्कोप है जो ब्लैक होल और इवेंट होराइजन का अध्ययन करने में सहायक है, ठीक है, उसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है ये वर्तमान में चर्चा में क्यों आई? ठीक है, ये इसलिए चर्चा में आई क्योंकि थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ा होगा कि EHT ने पहली बार मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लैक होल का चित्र प्राप्त किया गया, फोटो खींची गई। अब आप कहोगे सब इसके अंदर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देखो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे कोई भी प्रकाश की किरण तक वापस उससे रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ सकती, उससे पास होकर नहीं आ सकती। तो फोटो जब ली जाती है तो फोटो कैसे ली जाती है? उसमें प्रकाश निकलता है और उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके जो कैमरे तक आता है उसके आधार पर उसकी इमेज जो है वो तैयार होती है। तो जब कोई प्रकाश वहाँ से आएगा ही नहीं तो आप उसकी इमेज बनाओगे कैसे? तो आज तक जो भी आप ब्लैक होल की फ़ोटोज़ देखते आए हो, सब कुछ देखते आए हो, वो एक प्रोग्रामिंग सिमुलेशंस हैं, ठीक है, वो एक मॉडल फोटो है कि ऐसा ऐसा होता है। आपको ब्लैक होल के नाम पे अंतरिक्ष में सिर्फ एक ब्लैक धब्बा दिखाई देता है, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ पता नहीं है आपको कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन इवेंट होराइजन जो टेलीस्कोप है, इसने पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने ब्लैक होल की एक तस्वीर जो है वो प्राप्त करी है, अब या खींचने में सक्षम हुआ है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब अभी अपन बात करें कि भाई वहाँ से प्रकाश आ ही नहीं सकता तो फिर उसकी फ़ोटो कैसे खींच ली? तो एक्चुअली ये जो है ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, नासा द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। तो ऐसा उसने कैसे कर लिया, फोटो कैसे आ गई? तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट जो काम आता है वो है इवेंट होराइजन वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि इवेंट होराइजन जो है यहाँ से प्रकाश जो, अगर ऐसा कोई प्रकाश है जो पूरी तरीके से ब्लैक होल के प्रभाव में नहीं आया है तो वो क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट होराइजन के यहाँ पर आकर के डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आगे बढ़ जाएगा। प्रकाश जाना किधर चाहिए था? प्रकाश जाना इधर सीधा चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि इस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो अपने पथ से डिफ्लेक्ट हो गया।
लेकिन वो इतना ही डिफ्लेक्ट हुआ कि वो बस पास ऑन हो गया, ये ब्लैक होल के अंदर तक नहीं गया, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा नज़दीक होता ब्लैक होल के तो हो सकता है कि ये ब्लैक होल को कभी क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें जो इस इवेंट होराइजन से गुजर करके हमारे टेलीस्कोप तक पहुंची हैं, उसके द्वारा हमने ब्लैक होल की एक इमेज प्राप्त करी है। समझ गए चीज़ को? तो ये इमेज कैसे प्राप्त हुई है? ये इवेंट होराइजन के थ्रू प्राप्त हुई है कि ऐसी लाइट जो यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के और इस प्रकार से आई है, ठीक है, और ये यहाँ पर टेलीस्कोप तक हमारे पहुंची है, तो इससे हमारे को इसकी एक इमेज जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। समझिए चीज़ को। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये एक्चुअली ब्लैक होल की पहली पिक्चर है। आप कहोगे कि सर इसके अंदर तो ये पिक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो डब्बा है सिर्फ, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये पिक्चर बहुत ही हाई मेमोरी वाली है। ये जो बस आपको जस्ट यूं ही दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर ये बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये है ब्लैक होल, और इसके बाहर बाहर जो आपको ये दिखाई दे रही है ये है इसकी इवेंट होराइजन, ठीक है, और इसके बाहर ये डिस्क। अब इस चीज़ को समझना कि ये फोटो जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई मेमोरी की है और हाई रेजोल्यूशन की है। अगर इसको जूम करते जाएं, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा कि आपको गैलेक्सीज, स्टार्स, सारी की सारी जो चीज़ें बीच में हैं वो सब दिखाई देंगी। तो आप अब जाकर के नेट के ऊपर सर्च करो और आप अगर उसको जूम करोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नासा के सर्वर्स के ऊपर वहीं पर ही उसको डाउनलोड किया जा सकता है या वहीं पर ही उसको सेव किया जा सकता है। हमारे सिस्टम से, हमारे कंप्यूटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस फोटो को जो है वो रख सकें, अपने अंदर सेव कर सकें और इसको ओपन कर सकें। समझ रहे हो चीज़ को? ठीक है। तो ये था EHT के बारे में, और आपको पता चला कि वर्तमान में EHT जो है वो चर्चा के अंदर क्यों था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगली जो हम देखते हैं स्पेस मिशन, इंटरनेशनल स्पेस मिशन, वो है आपका टेस, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, टेस, ठीक है। इसका नाम अपने आप में बता रहा है टेस का कि ये क्या किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी। तो ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनको ढूंढने के लिए लॉन्च की गई सैटेलाइट है, ठीक है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? एक्सोप्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से, सौर मंडल से बाहर जो पृथ्वी के समान कुछ ग्रह हैं, ठीक है, अर्थ लाइक जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम से बाहर, उन्हें कहा जाता है एक्सोप्लैनेट, ठीक है। तो उनको खोजने का काम कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है टेस, ठीक है। ये नासा द्वारा 2018 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है या इसका पर्पस क्या है? तो एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना, उनका सर्वे करना। और वर्तमान में ये भी चर्चा में रहा था क्योंकि इसने क्या किया था, एक पृथ्वी के जैसे ही एक्सोप्लैनेट की खोज करी थी, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका टेस। उसके बाद ये टेस्ट का चित्र है, आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर आपको टेलीस्कोप टाइप का इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये इसके सोलर पैनल्स हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर, ठीक है ना, ये चीज़ है ना, सोलर सिस्टम से बाहर जो है प्लैनेट्स हैं उनकी खोज करता है, ठीक। चलिए अगला जो है वो है हमारा निसार, ठीक है। इस चीज़ को देखना, निसार जो है वो नासा का और इसरो का जॉइंट प्रोग्राम है भाई, ठीक है, उनकी संयुक्त परियोजना है। और इसका नाम अपने आप में बता देगा कि ये क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसी से मिलके क्या बना है एक्रोनिम निसार, ठीक है। तो अब देखो सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है वो क्या होता है, SAR जिसे कहा जाता है, सार। सार किस पर्पज़ के लिए काम में लिया जाता है? तो सार जो है वो अर्थ इमेजिंग के लिए, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। और ये अर्थ इमेजिंग के लिए माइक्रोवेव्स, जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं, उनका उपयोग करता है, ठीक है। और सूक्ष्म तरंगों में भी ये जो है हमारा निसार, ये L बैंड और S बैंड जो है इनका उपयोग करता है, जिसमें से S बैंड जो है ये इसरो द्वारा, S बैंड वाला जो सिस्टम है ये इसरो ने तैयार किया है, और जो L बैंड वाला सिस्टम है ये नासा ने तैयार किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद में निसार जो है वो अभी तक की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ठीक है, अभी तक की सबसे महंगी है। उसके बाद में इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया गया है। याद करो ऑर्बिट वाला जो चैप्टर था अपन ने पढ़ा था, उस वक्त अपन ने जब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा की जब अपन ने बात करी थी, उसके अंदर उसका जो यूज़ था वो अपन ने लिखा था अर्थ इमेजिंग के लिए। समझ रहे हो, कार्टोसैट जो होते हैं मेनली उनको कहाँ लॉन्च किया जाता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका पर्पज़ क्या है निसार का, अर्थ इमेजिंग, और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। चलिए फिर इसके अपन उद्देश्यों की बात करते हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, देखो क्योंकि ये अर्थ इमेजिंग में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, तो अर्थ से रिलेटेड ही इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो क्या है, तो पृथ्वी के और
पृथ्वी की स्टडी करना और पृथ्वी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना। पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको स्टडी करना, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका अध्ययन करना। और जो इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है हजार्ड या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, कि जो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी कुछ आपदाएं आती रहती है, ठीक है, जैसे क्या भूकंप हो गया, आपके ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें जो है उनके अंदर भी इसकी मदद ली जाएगी। कैसे ली जाएगी? क्योंकि ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करने का ये काम करेगा, ठीक है। चलिए अब इसकी पिक्चर देखते हैं। देखो ये जो है ये निसार है हमारे नासा का और इसरो का संयुक्त परियोजना, ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा अभी तक का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है ये। तो ये अर्थ की इमेजिंग करने का कार्य कर रहा है, ठीक है, निसार, ये ध्यान रखना। चलिए अगला हम देखते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक जो है ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है। अभी तक हमने जो बात करी थी वो सारे के सारे प्रोजेक्ट किसी न किसी स्पेस एजेंसी जो गवर्नमेंट फंडेड होती है या स्टेट ओन्ड होती हैं उनके द्वारा किए जा रहे थे। ये जो है ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, प्राइवेट कंपनी है। एलन मस्क आपने नाम सुना होगा, एक एंटरप्रेन्योर है, उनकी यूएस बेस्ड एंटरप्रेन्योर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसके तहत क्या किया जाएगा या इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत लो कॉस्ट यानी कि कम लागत पर रिलायबल विश्वसनीय इंटरनेट की सुविधा प्रदान करी जाएगी, ठीक है। तो स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का, जिसके तहत आम जनता को या आप कह सकते हो ग्लोबल लेवल पर लो कॉस्ट रिलायबल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। अब ये इंटरनेट सर्विस जो है ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, इस चीज़ को समझना। स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस का क्या मतलब हुआ? देखो इंटरनेट जो होता है उसको आप दो माध्यम से प्रोवाइड करवा सकते हो। दो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है आपका केबल, ठीक है, केबल के थ्रू करवा सकते हो, और दूसरा आप करवा सकते हो वायरलेस। और वायरलेस के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्चुअली सैटेलाइट की, ठीक है, या स्पेस की, ठीक है ना। तो इंटरनेट की सर्विस दो प्रकार से प्रोवाइड करवाई जा सकती है, केबल के थ्रू, फाइबर केबल्स आपको पता होंगी, या दूसरा जो है वो है आपका स्पेस के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। अब स्पेस में भी ये दो प्रकार से प्रोवाइड करवाया जा सकता है। कौन कौन से? एक है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, हमने बात करी थी भाई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो स्थिर कक्षा के अंदर वो कम्युनिकेशन के लिए काम में आते हैं, ठीक है, संचार के लिए, और संचार का ही एक पोर्शन क्या है? इंटरनेट है। तो अभी तक हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन स्टारलिंक जो है वो एक्चुअली किस पर काम करता है? पहला तो ये जियो स्टेशनरी हो गया, और दूसरा जो है अगला है आपका लो अर्थ ऑर्बिट, कि स्टारलिंक जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट को यूज़ करेगा, ना कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की कुछ खास बात होती है, आपको पता होगी, अपन ने इस वक्त बात करी थी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो अर्थ पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो स्टेशनरी है, ठीक है। पृथ्वी पर कोई खड़ा है तो उसको हमेशा ये लगेगा कि ये एक ही जगह पर है, सैटेलाइट अवस्थित है, और जिससे क्या है कंटिन्यूसली उसके साथ कम्युनिकेशन के अंदर वो कंट्री रह सकता है, वो एक ही कंट्री के ऊपर रहेगा और आप उसके थ्रू कंटिन्यूसली जो है कम्युनिकेशन के अंदर रह सकते हो। लेकिन अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स की बात करें तो वो तो पृथ्वी के एक दिन के अंदर बहुत चक्कर लगाते हैं, तो वो किसी एक जगह पर तो स्थिर रहेगा नहीं, तो वो कंटिन्यूसली क्या होगा कि मूव करता रहेगा, इसलिए आपको एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है इसके तहत स्पेस एक्स 42,000 सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च करेगा, और ये 42,000 सैटेलाइट्स जो हैं ये दो फेज़ के अंदर लॉन्च किए जाएंगे, प्रक्षेपित किए जाएंगे। फर्स्ट फेज़ के अंदर 12,000 लॉन्च किए जाएंगे, और सेकंड फेज़ जो है उसके अंतर्गत 30,000 सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या कर रहा है स्पेस एक्स कि वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कहाँ लॉन्च कर रहा है? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर रहा है, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। चलिए अब ये देखना कि ये
जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके बारे में छोटी मोटी बात है। पहले इस तरफ इसको समझो कि ये फर्स्ट फेज़ की बात है। फर्स्ट फेज़ के अंदर भी जो 12,000 आपके सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, और अर्थ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। और उसके बाद में सेकंड फेज़ के अंदर जो रिमेनिंग 30,000 सैटेलाइट्स और हैं उन्हें भी लॉन्च कर दिया जाएगा और अर्थ के बाहर ये सैटेलाइट का जाल आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट फेज़ और ये सेकेंड फेज़ की कंडीशन है। अब इसके अंदर देखना कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा। देखो इसके अंदर 40 गुना से भी ज़्यादा जो इंटरनेट की स्पीड है वो आपको प्राप्त होगी। वर्तमान में जो हमारा इंटरनेट स्पीड है उससे लगभग ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 40 गुना से भी ज़्यादा उसकी इंटरनेट स्पीड हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ में दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी आपके स्पेस जंग की, जो स्पेस डेब्रीज हैं, अंतरिक्ष मलबा, उसकी समस्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पेस एक्स जो है उसने अभी रिसेंटली ही 60 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ठीक है, और अब कुल मिला के 122 के आसपास उसके सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च वो कर चुका है, ठीक है। और रिमेनिंग जो सैटेलाइट्स हैं उनको एक एक करके वो लॉन्च करेगा। और फर्स्ट फेज़ के अंदर कितने लॉन्च करेगा, ये 12,000 सैटेलाइट जो हैं उनको लॉन्च करेगा। हालत देख रहे हो आप, अर्थ की क्या हालत हो जाएगी बाहर की, अर्थ की ऑर्बिट की, ठीक है। और ये सारे के सारे सैटेलाइट कहाँ लॉन्च किए जाएंगे, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लगभग आप ये कह लो कि 400 साढ़े 400 जो किलोमीटर की ऊंचाई है, 450-500 किलोमीटर की ऊंचाई, वहाँ पर इनको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 122 सैटेलाइट्स जो लॉन्च कर दिए गए हैं, बाकी रिमेनिंग लॉन्च धीरे धीरे फर्स्ट फेज़ में 12,000 और उसके बाद में 30,000 और लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब छोटा मोटा इसके बारे में और बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट क्या है। देखो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी या एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी हमको देखने पड़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव्स या इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, देखो इस चीज़ को समझना। सबसे पहला इसका बेनिफिट जो है वो ये है कि इससे जो लेटेंसी है, जिसे हम कहते हैं टाइम लैग, वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये लेटेंसी क्या है या टाइम लैग क्या है, देखो होता क्या है कि जब भी कोई डेटा या कोई सिग्नल जो है यूज़र द्वारा प्राप्त करना चाहा जाता है और सर्वर द्वारा उसे प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसके बीच में एक बहुत ही छोटा सा समय अंतराल होता है, टाइम लैग होता है, ठीक है। उसे ही कहा जाता है लेटेंसी। जो सिस्टम जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जितना ज़्यादा फास्ट होगा, उसके अंदर वो लेटेंसी उतनी ही कम होगी, टाइम लैग जो है वो उतना ही कम होगा, ठीक है। तो वर्तमान में जो सिस्टम्स हमारे काम कर रहे हैं उसके अंदर 200 मिलीसेकंड जो है उसका आपको टाइम लैग देखने को मिलता है, लेटेंसी देखने को मिलती है, और उसको भी अब क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। देखो ये टाइम लैग इंडियंस को अमूमन हमको फील नहीं होता है या हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरनेट वैसे ही इतना रोता रहता है कि हमारे को उसकी वो ढंग से चल जाए कोई बहुत बात है, हम लेटेंसी वेटेंसी की हमारे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड या जहाँ पर हाई डेटा से रिलेटेड आपकी किसी भी प्रकार की कोई फंक्शंस किए जाते हैं, तो वहाँ पर लेटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा, या टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेटेंसी जो है वो कम हो जाएगी, चीज़ें और ज़्यादा, डेटा ट्रांसफर जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा कि जैसे ही यूज़र ने कमांड दी या डेटा चाहा और तुरंत रूप से उसको डेटा मिल जाएगा, टाइम लैग बहुत कम हो जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि इसके द्वारा स्पीड, इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इससे लगभग 40 गुना जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट क्या बोलता है, तो इससे रीच या जो पहुंच है वो बढ़ जाएगी। रीच कैसे बढ़ जाएगी, देखो यहाँ पर हम इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और वो पूरे ग्लोब को, पूरी अर्थ को जो है वो घेर करके काम करेंगे, तो ग्लोबली आप हर जगह पर इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवा पाओगे। आज के टाइम के अंदर अपने बात करिए, देखो इंटरनेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर केबल के द्वारा भी पहुंचाया जा सकता है और आपके जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज भी आपको पता होगा कि कई रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सर्विस नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती, क्योंकि या तो वहां पे फाइबर जो केबल है उसको पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर वहां पर जियो स्टेशनरी जो आपके सैटेलाइट्स हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती है, या वो इतने एफिशिएंटली वहां पर काम नहीं करते। तो यहाँ पर आपके इतने सारे सैटेलाइट होंगे, आप उनको यूज करके और सुदूर क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा जो है उसको उपलब्ध करवा सकते हो। उसके बाद अगली चीज है, इससे इंटरनेट की जो लागत है वो कम हो जाएगी। देखो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ग्लोबल लेवल पर बड़े स्तर पर ये इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करवाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपके यूजर बेस बढ़ेगा इसका, और इसकी जो रेट है, कॉस्टिंग जो है उसके अंदर कमी आएगी।
फिर इसके बाद में अगली जो चीज़ है वो इंटरनेट सेवा जो है वो विश्व स्तर की, ग्लोबल स्टैंडर्ड की और ग्लोबल लेवल पे जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सकती है। देखो अभी तक जैसे एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, तो ये इंटरनेट सर्विस कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं? ये एक देश के अंदर करवाते हैं, इंडिया के अंदर करवाते हैं, या छोटा मोटा आसपास के क्षेत्र में करवा देंगे। लेकिन स्पेस एक्स स्टारलिंक के द्वारा पूरे ग्लोबल लेवल पर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाने की सोच रहा है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या आप कह सकते हो विश्व के स्तर पर आप इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। और दूसरी बात देखो, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, पर होगा क्या, जब स्टारलिंक की जो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा स्टारलिंक, ठीक है, तो उसके अंदर यूएसए के अंदर भी वही सैटेलाइट वही सिस्टम काम कर रहा है, तो वही सेम सिस्टम इंडिया के लिए काम कर रहा है। तो इस कारण से जो स्टैंडर्ड है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने के वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कुछ स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स होंगे। अब क्या सिर्फ बेनिफिट्स होंगे? नहीं, कुछ इसके ऐसा माना जा रहा है कुछ इसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे। ठीक है, तो क्या क्या कंसर्न्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंसर्न तो है स्पेस डेब्रीज, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सोच करके देखो कि 42,000 सैटेलाइट पूरी पृथ्वी के बाहर बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, तो कितनी ज्यादा मात्रा में स्पेस जंक जो है, अंतरिक्ष कचरा या अंतरिक्ष मलबा जो है वो क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि उनको लॉन्च किया जाएगा तो इतने ज्यादा लॉन्च व्हीकल्स आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और इतने ज्यादा सैटेलाइट, तो उनके कोई कंपोनेंट्स कुछ और उनको रिटायर करना। देखो एक सैटेलाइट जो है वो 5 साल 7 साल या 10 साल ये एज होती है उसकी, उसके बाद उसको रिटायर करना होता है आपको। स्पेशली कम्युनिकेशन सैटेलाइट की थोड़ी कम होती है लाइफ। ठीक है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ते हैं। तो होगा क्या कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्पेस जंक जो है वो क्रिएट होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा अभी, ठीक है, अपने फोटो के अंदर देखा था इसके कि देखो ये इतने सारे सैटेलाइट जो है ये पृथ्वी के इर्द गिर्द होंगे। तो अब अगर आपको कोई नया स्पेस मिशन कंडक्ट करना है, या फिर आपके ऑलरेडी कोई दूसरे सैटेलाइट यहाँ पर मौजूद हैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, कि इतने सारे सैटेलाइट हैं, टकराव की या कोलिजन की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपने एक सैटेलाइट या एक कोई मिशन है, ठीक है, उसे लॉन्च करना है आपको यहाँ से, अर्थ से। ठीक है, अर्थ की सरफेस से अगर आपको लॉन्च करना है कोई मिशन को, तो उसको इतने सारे सैटेलाइट, ये जो बीच में आप जगह देख रहे हो, इतने सारे सैटेलाइट जो इनको पार करके जाना है। ठीक है, तो टकराव की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी कि कोई मिशन जो आपको डीप स्पेस में कंडक्ट करना है या लो अर्थ ऑर्बिट में आपके कोई ऑलरेडी सैटेलाइट जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बाधा है। और इनसे जो स्पेस डेब्रीज क्रिएट होंगी, आप उनको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा स्पेस डेब्रीज होंगी। तो कहाँ कहाँ आप बचाते घूमोगे? तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। थोड़े टाइम पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जो एक्टिव सैटेलाइट है वो इसके स्टारलिंक या स्पेस एक्स के सैटेलाइट से टकराते टकराते बचा था, और उसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी और उसके ऊपर केस करने का भी बात चली थी। ठीक है, क्योंकि उस टकराव को बचाने के लिए स्पेस एक्स द्वारा उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक है, और उस टकराव को बचाने के लिए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसको बहुत तीव्रता से, बहुत हाईली मैन्यूवर करना पड़ा, उसको अपनी डायरेक्शन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर चेंज करनी पड़ी, बहुत स्पीड के साथ में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा थोड़े टाइम के अंदर अगर इतने सारे सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए। ठीक है, चलिए अगला कंसर्न क्या है इसका? अगला कंसर्न ये है, देखो कि स्पेस को स्टडी करने के अंदर डिफिकल्टी आएगी। स्पेस को स्टडी करने में डिफिकल्टी कैसे आएगी कि पूरी अर्थ के इर्द गिर्द इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं, तो जो पहले आपको खुला आसमान दिखाई देता था या स्पेस दिखाई देता था, आप उसको इतनी इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे थे, अब नहीं कर पाओगे यार। अब खूब सारे सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, तो वो दिक्कत करेंगे, पहली बात वो बीच में आएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो अभी तक जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं वो हमारे तक सीधी पहुंच रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि इस प्रकार की जो रेज हैं या वेव्स जो स्पेस से आने वाली हैं वो कहीं ना कहीं इन सैटेलाइट से टकराएंगी और इनसे रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी। तो इस कारण से जो हमारे को डेटा मिलना चाहिए प्रॉपर, वो डेटा प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पेस को स्टडी करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो ये है कि इसका स्मॉल कवरेज एरिया, इसका जो कवरेज एरिया है वो बहुत कम होगा, क्योंकि एक सैटेलाइट जो है, आपको पता होगा कि जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो एक लैंड स्ट्रिप को कवर करते हुए चलते हैं, समझ रहे हो चीज को? ठीक है, एक भूमि की वो एक पट्टीनुमा क्षेत्र जो है उसको कवर करते हुए चलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से जो क्षेत्र है
उसी को कवर करेगा। अब आपको पता होगा कि अर्थ पर 70% जो क्षेत्र है, 70% जो रीजन है वो वाटर बॉडी है, ठीक है, जल है। तो कुल मिलाकर के वो जो पूरा एरिया जो एफिशिएंटली वो कवर करेगा, वो लैंड एरिया जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपन बात क्या कर रहे हैं, इसका जो कवरेज एरिया है वो कंपैरेटिवली काफी कम होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के कुछ कंसर्न्स हैं स्टारलिंक से रिलेटेड, ठीक है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन थे उनके बारे में बात कर लिए। कुछ अगर नए कुछ मिशन लॉन्च होते हैं या कोई छोटी मोटी और घटनाएं होती है तो उनके बारे में आप कंटिन्यूसली नजर बनाए रखें। करंट को आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहो, साथ साथ में जो भी नई चीजें होती है, नई अपडेट्स आती है, नई घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनको आप अपने नोट्स के अंदर शामिल करते रहना, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो आज आपका कंप्लीट होता है। अपने सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप देख ली हैं। सबसे पहले अपने ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी, ठीक है। उसके बाद में हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करी, फिर हमने ऑर्बिट्स के बारे में बात करी, फिर प्रोपेलेंट प्राणोदक के बारे में बात करी, उसके बाद जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, प्रक्षेपण यान, रॉकेट्स, उनके बारे में बात की, फिर हमने सैटेलाइट्स जो या मिशंस जो लॉन्च किए जाते हैं उनके बारे में बात करी, जिनमें एक एक करके हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस जो हैं उनको देखा। स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के अंदर हमने जो इंडिया के कुछ मिशंस हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मिशंस हैं उन सबको देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका स्पेस टेक्नोलॉजी जो वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।